नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिणामों के साथ साथ सभी कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों को खोलने को लेकर भारत सरकार की एसओपी भी मिल चुकी है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि राज्य निर्धारित करे कि आखिर राज्य में कब से कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद ही निर्धारित होगा कि राज्य में कब डिग्री कॉलेजों को खोला जाएगा। देखिए, हमारे सभी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और ऑनलाइन पढ़ाई सभी कॉलेजों में चल रही है। भारत सरकार की एसओपी भी आ गई है कि राज्य तय करें कि वो कब से कॉलेज खोलें। तो हम अगली कैबिनेट में एक प्रस्ताव ले जा रहे हैं कि हमको कॉलेज कब से खोलने हैं और हम ये चाहते हैं कि जो एमएससी की क्लासें हैं, बीएससी की क्लासें हैं, जहाँ की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनकी क्लासें हम धीरे धीरे खोलने का विचार अब कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हमारी 60% से ज़्यादा हो चुकी है। खाली अब हमको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है और अभी तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही तय किया जाएगा कि करना क्या है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमने नेटवर्क की व्यवस्था भी कॉलेज में कर दी है, 4G कनेक्टिविटी भी दे दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी है, हमने एडोसेट के माध्यम से लेक्चर देने का भी काम किया है और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि अपने सारे डिग्री कॉलेजों को 4G कनेक्टिविटी दे रहा है। देखिए, अभी तक 57 कॉलेजों में कनेक्टिविटी मिल चुकी है और 15 दिसंबर तक 100% कॉलेजों में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। डीजीपी अनिल रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने के बाद आज राज्य पुलिस के नए डीजीपी के तौर पर अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में कार्यभार ग्रहण किया। अनिल रतूड़ी ने आज अपने पुलिस कार्यकाल के अंतिम दिन नए डीजीपी अशोक कुमार को कार्यभार सौंपा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार को अपराध और अपराधियों पर बेहद सख्ती के साथ अंकुश लगाने में महारत हासिल है। इसके अलावा राज्य के नए डीजीपी अशोक कुमार पुलिस वेलफेयर के प्रति भी काफी संजीदा है। ये हमारा पुलिस जनों के नाम संदेश है, वो उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या हम उनके लिए करना चाहते हैं। तो उसका इसको डीजी सर्कुलर नंबर 1 करके, ये मेरा पहला सर्कुलर है, ठीक है, ये हमने इशू कर दिया। अभी इसका वेट कर रहे थे, हमने तैयार कर लिया था। तो इसमें से आप कुछ पॉइंट उठाना चाहेंगे तो बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा कि हमें पुलिस में एटीट्यूडनल चेंज लाना है। पुलिस ऑफिसर शुड बी विक्टिम फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली। हमें बदमाशों में हमारा खौफ होना चाहिए, शरीफों में नहीं। शरीफों का हमें सम्मान करना सिखाना है। तो पुलिस के एटीट्यूड में चेंज लाना है और शिकायतों के निवारण पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी। तो आदमी जो है उसका ग्रीवेंस हर हालत में रिड्रेस होना चाहिए और टारगेट्स भी हमारे बहुत बड़े बड़े होंगे, हम छोटे टारगेट नहीं रखते हैं, ठीक है। और सर्टेनली ये भी हमारे टारगेट्स में से एक होगा कि एक पुलिस मुख्यालय की एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा भवन है। एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आवास से पहले ही रोक दिया, जिससे नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंत्री से मिलने की मांग को लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान नारेबाजी कर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि सरकार की ओर से महाविद्यालयों से छात्र निधि का 50% पैसा उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने के साथ ही राज्य के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान को रोके जाने के फैसले को भी तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे ना मानी गई तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को लेकर 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला यह कि जो छात्र निधि का पैसा है उसका 50% जो कि महाविद्यालय अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च करते थे वो अब सरकार को भेजना होगा। और दूसरा यह कि जो 18 शासकीय महाविद्यालय हैं उनका जो 100 करोड़ का अनुदान था उसे रोका जा रहा है। हम सरकार के इन दोनों फैसलों का विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे।
नए कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध जारी है, जिसके तहत युवा कांग्रेस ने देहरादून के एसले हॉल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस देहरादून के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। यही वजह है कि किसान बड़ी संख्या में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए इस आंदोलन को नया रूप दिया जा रहा है, जिसकी युवा कांग्रेस निंदा करती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा एक काला कानून जो किसानों के विरोध में लेके भाजपा सरकार आई है और छाती पीट कर जो भाजपा सरकार कह रही है कि उन्होंने किसानों के हितों के लिए ये कानून लेके आई है, लेकिन देखिए आज की स्थिति क्या है। आज पूरे देश में किसान सड़कों पर उतर आया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में किसान आज दिल्ली कूच कर रहा है और भाजपा सरकार कह रही है कि उनका कानून सही। अगर उनका कानून सही होता तो किसान इतनी बड़ी संख्या में कोई कूच करता। और बार बार भाजपा सरकार द्वारा अपने कानून को सही ठहराया जा रहा है। बार बार भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जवान और किसान आमने सामने हो गया है। दिल्ली में पुलिस वालों द्वारा किसानों के ऊपर बर्बरता की जा रही है। तो भाजपा सरकार को सोचना चाहिए कि जो कानून वो लेके आए हैं, अगर वो किसान हितों के कानून होता तो किसान इसके लिए क्यों आंदोलन होता। और इस मुद्दे को, इस किसान आंदोलन को भटकाने के लिए भाजपा एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा चला रही है कि ये किसान आतंकवादियों से प्रेरित हैं, खालसा से प्रेरित है या पाकिस्तान से प्रायोजित। तो ये भाजपा का एक नीति है कि वो कुछ भी जो आंदोलन होता है उसको भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र है वो रचती है। आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो किसानों की मांग है, जितने जो 25 किसान यूनियन जो वहाँ पे धरना दे रही है, जो उनकी मांगे हैं, सरकार जल्द से उनकी मांगों को माने। और सरकार द्वारा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आज युवा कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। तो आने वाले युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी देश की और प्रदेश की भाजपा सरकार की। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि बिल को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आज उत्तराखंड किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने अपने कार्यालय में आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आंदोलन को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो जल्दी उत्तराखंड के कोने कोने से भी आंदोलन की चिंगारी उठेगी। उन्होंने कहा आने वाले समय में उत्तराखंड में भी किसान एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता नीलम त्यागी ने भी आंदोलन को लेकर महिलाओं से आगे आने की अपील की है। खत्म करना चाहिए। तो हमारा तो किसान यूनियन की तरफ से देखिए जो वहां पे एक मिनट आ गया। अभी आपका धान की फसल आई थी, एमएसपी क्या था सबको पता है आप लोगों को, 18,000 आज इस बैठक का सबसे पहला मुद्दा तो यही है जो किसान आंदोलन हो रहा है। आज किसान, पूरे देश का किसान परेशान है, पूरी जनता परेशान है, किसान परेशान है। किसान को अपने उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और जो उसे अपनी जेब से लगाया हुआ पैसा भी उसे नहीं मिल पा रहा है। उसे प्रॉफिट तो क्या, उसे जो लगा रहा है उसे वही पैसा नहीं मिल पा रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन से किसान हमारे सड़कों पर है। उत्तराखंड में इसका जो है शुरुआत हो चुकी है और ये इतने बड़े पैमाने पे उत्तराखंड में मैं अपने इस संगठन की तरफ से मैं यहाँ के जो जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उन सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो थोड़े से सचेत हो जाएं, किसानों की समस्याओं पे ध्यान दें। ये बहुत गंभीर मुद्दा चलता आ रहा है और ये जैसा रवैया अभी तक चला है इसको आगे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है और जिसका हमारा प्रदेश कार्यालय यहाँ सुभाष नगर में 675 में हमने बिल्कुल महिलाओं से हम अपील करेंगे और इसके हमें मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देना चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में आगे आना चाहिए और उत्तराखंड से बहुत सारे किसान भाई वहां पहुंच चुके हैं और हमें उनके समर्थन में जरूर खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। किसान को सरकार की तरफ से बहुत सारी सहभागिता मिलनी चाहिए। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं ने हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे देश में ये बात प्रथा भी है कि किसी भी पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है।
ये बात यथार्थ सत्य है। तो अगर महिलाएं बढ़ चढ़ के इस कार्य में हिस्सा लेंगी तो जरूर ये कार्य सफल होगा। और ये हमारा जो आंदोलन है किसी सरकार के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन हमारे किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए है। सरकार ने एक विधेयक पारित किया था 2020 में कि वो जो है कालाबाजारी को रोकेगी, लेकिन क्या हुआ कि ये इन्होंने जो अभी एमएसपी डिसाइड नहीं किया है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी हमारे देश में। क्योंकि अगर किसान को ये एक एमएसपी डिसाइड करके नहीं बताया जाएगा तो कोई भी व्यापारी उस समान मूल्यों में खरीदेगा अपना सामान और वो उसे स्टॉक करेगा, तो ये तो कालाबाजारी को बढ़ावा देने का है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी हैदराबाद के नाम बदलने के दिए बयान का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का प्राचीन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण नाम भाग्यनगर ही है। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम ऐसे राज्यों के नाम बदलने को भी कहा जो मुगल शासन और अंग्रेजों के वक्त रखे गए थे। ऐतिहासिक भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगा ग्राम बनाए हैं उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में। हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का। भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से। इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। राज्य में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर मुख्यमंत्री के चिकित्सक एनएस बिष्ट ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सर्द मौसम के आते ही अस्पतालों में बुखार जुकाम के मरीजों की तादाद बढ़ने लगती है, लेकिन देखा जा रहा है कि बुखार खांसी के मरीज सामान्य इलाज करवा रहे हैं, जबकि मरीजों को सामान्य इलाज नहीं बल्कि पहले कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। कोरोना को किसी अन्य बीमारी से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, न ही सर्दी जुकाम से न ही स्वाइन फ्लू से। कारण यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है तो पहला टेस्ट कोरोना का टेस्ट है, क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक चला हुआ है। इसलिए ये कोशिश करना कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है या ये टाइफाइड है या ये कॉमन कोल्ड है, इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। इन बातों से नुकसान ज़्यादा होना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि कोरोना टेस्ट एक बृहद रूप से अवेलेबल है, आम लोगों की पहुंच में है, सरकार इसे फ्री में कर रही है, इसलिए बुखार होते ही कोरोना का टेस्ट पहला टेस्ट होना चाहिए। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लड की भारी कमी बनी हुई है। कोरोना की वजह से लोग रक्तदान करने से परहेज कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के इलाज के लिए दून अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट कर कोविड मरीजों के इलाज करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीज बहुत कम संख्या में ही प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ऐसे में दून अस्पताल ने लोगों से अपील की है कि वो रक्तदान और कोविड से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। डॉक्टर मनोज ने लोगों से अपील की है कि वो दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए रक्तदान करने आगे आएं। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा कोरोना के नाते ब्लड डोनेट करने काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, तो कई बार ब्लड की एक्यूट इमरजेंसी पड़ जाती है हम लोग को। दूसरा प्लाज्मा थेरेपी, उसमें भी कई बार प्लाज्मा नहीं मिल पाता है एक मरीज के लिए। तो हमारी सभी से अपील है कि जो मरीज रिकवर होकर चले गए हैं वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएँ, और बाकी ब्लड देने के लिए भी एक आम पब्लिक बिल्कुल आगे आना चाहिए उनको, क्योंकि ये सभी एक्यूट इमरजेंसी में ही चाहिए होते हैं। तो ऐसे केस में उसमें इंतजार करना वगैरह में काफ़ी परेशानी हो सकती है। सर देखिए, अभी तक हमारे पास लगभग 30 के आसपास प्लाज्मा डोनेशन टोटल हुए हैं, जिसमें से
करीब 5 बाहर गए और 20 से 22 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर मरीजों में यूज किए हैं। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि सरकार धर्म विरोधी कार्य कर रही है। सनातन संस्कृति को प्रभावित करने वाले आदेश लागू कर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। पूर्व में भी कई धार्मिक आयोजन कर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार महाकुंभ मेले की भव्यता और पवित्रता पर विशेष तौर पर ध्यान दे। हिंदू संस्कृति को प्रभावित करने वाले आदेश को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। व्यवस्था जैसा भी है व्यवस्था तो है जो है, लेकिन आने वालों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया और हर की पौड़ी पर स्नान की आज्ञा नहीं दी गई, गंगा के तटों पर रहने की व्यवस्था नहीं हुई। आने वाले बाहर से आने वालों के ऊपर प्रतिबंध लगने की खबर आई है। अगर वो नहीं होती तो इससे तो अच्छा कि हम लोग स्नान का ही बहिष्कार करें। स्नान में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, बारात और दुल्हा तो दोनों साथ होते हैं। बिल्कुल भाई, जब महात्मा लोगों की सैयां निकलती हैं, हजारों लोग उन कमराओं में रहने वाले तपस्वियों का, महात्माओं का दर्शन कर करके नागा साली समझते हैं। ये तो तोड़ मड़ोड़ करके इसका रूप ही नष्ट कर दिया। फिर कहेगा कुंभ माध्यम से भारत सरकार के जो अध्यात्म के नाम पर, संतों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर आज सरकार स्थापित हुई है, मैं इस देवनगरी हरिद्वार से उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूं कि ऐसे पर्वों पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। जैसे कि अभी महाराज जी बता रहे थे कि बिहार में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जहां पर लाखों की भीड़ हो रही है, वहां से एक भी रिपोर्ट जो है कोरोना की पॉजिटिव नहीं आई है। और आज पूरे हैदराबाद के अंदर इनकी पूरी सरकार उतर गई है और उसके बावजूद वहाँ उनको कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, इस मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ के जो शहरी मंत्री, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, कि वह आने वाले समय में इस कुंभ मेले में क्या करने जा रहे हैं। ये कोरोना त्रासदी तो चलो विश्व महामारी, ये अलग से बात है, परंतु ये महान कुंभ जो आस्था का है, ये इससे भी बड़ी त्रासदी इनके मुँह पे तमाचा मारने वाली है, क्योंकि आस्था के सामने ये पूरी दुनिया आएगी और यहाँ जब इनकी व्यवस्था नहीं रहेगी तो इनकी सरकार तो छोड़ो, ये भारत सरकार तक हिल जाएगी यहाँ से। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अवुदई कृष्णराज ने बताया कि इन 4 चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है और इनके कब्जे से कुल 14 बाइक बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 बाइक सही सलामत और 11 बाइक के पार्ट्स अलग अलग किए गए हैं। एसएसपी के अनुसार अपराधी बाइक के पार्ट अलग अलग करके बेच दिया करते थे। उन्होंने कहा कि पकड़े गए 4 चोरों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और कई थानों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये जो है हमारा क्षेत्र में जो वाहन चोरी का रोकथाम करने में तो हमने विशेष टीम गठित किया है। इसमें लगातार जो है हमारा निरीक्षक ज्वालापुर और उनका टीम सक्रिय काम करते रहे, तो जो है आज हमें सफलता मिली कि कल जो है हमें सूचना मिली थी बुकिंग के माध्यम से जो है जो भगत सिंह चौक का और जो है कुछ लोग जो है जो मोटरसाइकिल चोरी का जो काम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में सूचना मिली थी। उनका गिरफ्तार करने पर जो है हम जो है उन लोगों से जो है 13 मोटरसाइकिल हमने बरामद की। इसमें जो है 3 मोटरसाइकिल 14 मोटरसाइकिल है, इसमें 3 मोटरसाइकिल साबुत रूप में जो है पूरा मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया। बाकी 11 मोटरसाइकिल का इंजन और चेसिस अलग अलग से हमने बरामद की। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि मोटरसाइकिल चोरी करके फिर उसके बाद इसको काट देते हैं, फिर इसका स्पेयर पार्ट्स के रूप में जो है इसको सेल कर देते हैं। अभी इसमें जो 3 मोटरसाइकिल जो है वो हमारा मुलजिम से संबंधित है, एक रानीपुर, एक ज्वालापुर, एक सिरपुल का है, और बाकी मोटरसाइकिल का अभी मुकदमा से लिंक करने वाले काम जो है जांच जो है हमें अब कर रहे हैं।
खबर देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल से है, जहां राजपुर विधायक और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन बिल्डिंग के अधूरे काम को देखकर विधायक नाराज दिखे, जिसको लेकर उन्होंने निर्माण एजेंसी को फटकार लगाई और जल्द से जल्द जिला अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक कोरोनेशन अस्पताल भी शामिल है। सीएम निर्माणाधीन बिल्डिंग का शुभारंभ 1 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला अस्पताल का काम पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के कहने के अनुसार जिला अस्पताल का निर्माण करवाया है और इसके लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। किंतु जो समय सीमा जो संबंधित विभाग के द्वारा तय की गई थी और अपने आप ही कहा था कि हम इसको जून 2020 तक इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे, किंतु बीच में कोविड के आने के कारण थोड़ा सा डिले हुआ। फिर उसके बाद विजिट किया, फिर उन्होंने कहा था कि हम इसको अक्टूबर माह तक इसको पूरा कर देंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस विषय को लेकर के आज वहाँ पर हम गए थे, माननीय सुनील उनियाल गामा जी मेयर और मैं स्वयं वहाँ पर गया था। अभी भी काम काफ़ी कुछ होने को बाकी है, इसलिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर विजिट भी करवाएंगे और जिनकी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप ही के कहने के अनुसार आप ही ने कहा था कि हम इतने दिन के अंतराल में इसको पूरा कर देंगे, वो कार्य आपने पूरा नहीं किया। अब स्थिति ये है कि फिर दूसरी बार भी आपने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे समय के अनुसार, किंतु फिर भी पूरा नहीं हुआ। अब हमने अंतिम बार उनको ये कह करके चेतावनी के तहत हमने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विजिट भी करने वाले हैं और तब तक अगर ये पूरा काम नहीं होता है तो अपनी जिम्मेदारी को आप समझें। कोरोना महामारी के साथ साथ अपराध से निपटना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से लक्सर पुलिस कैसे निपट रही है, इस विषय में हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने लक्सर के एसएसपी राजन सिंह से विशेष बातचीत की। इसको लेकर एसएसपी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। राजन सिंह ने आज लक्सर कोतवाली का निरीक्षण किया है और साथ में पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि कोरोना काल में जिस तरह से ड्यूटियां चल रही थी उससे भी ज़्यादा अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वजह यह है कि कोरोना की तीसरी लहर भी शुरू हो गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं और क्या क्या तैयारी है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ में जुड़े राजन सिंह जी। सर, जिस तरह से आज आपने निरीक्षण किया है और खासतौर पर क्या व्यवस्थाएं मिली, पहले तो ये बताओ। व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं थाने में। हाफ ईयरली इंस्पेक्शन था, मेरे द्वारा किया गया है ये। जो भी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, शिथिलता रह जाती है, उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, जिससे पूर्ण चेतना से कार्य करता है। अच्छा सर, अब कोरोना को लेकर के जिस तरह से पुलिस की जिम्मेदारी पहले बहुत थी, लेकिन अब ट्रिपल जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तो क्राइम है, दूसरी बात ये जो त्यौहार वगैरह आते हैं उस पर ट्रैफिक कंट्रोल करना और कोरोना साथ साथ में। तो किस तरह से ये जिम्मेदारी देहात में आप सब देख रहे हैं, आपके पास कई थाने हैं जी। पुलिस का कार्य तो शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रहा है और जिससे इसमें कोरोना की स्थिति है और आंकड़े भी चौंकाने वाले आ रहे हैं, उससे तो हमारी चुनौती और बढ़ रही है। हमारी ड्यूटी यही होगी कि हम सरकार के जो भी निर्देश हैं उसका पालन कराएं जनता से, और कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसका जनता से पालन कराएं। किसी भी तरह उसको प्रोत्साहित करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और किसी भी तरह का ऐसा आचरण ना करें जिससे कोविड को फैलने में और मार्ग प्रशस्त हो। जी सर, साथ में आपके पास 2-3 बॉर्डर हैं, जैसे कि आप बालावाड़ी बॉर्डर हमारा यूपी से जुड़ा हुआ है और एक खानपुर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जितने भी केस बाहर दिल्ली से लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक को किस तरह से पुलिस कंट्रोल कर रही है वहाँ जी? क्या पहले उनका मतलब जो टेस्टिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग का किस तरह का आपके साथ कोऑर्डिनेशन है, क्या है? तो स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारा, और वहाँ बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग भी की जा रही है। अगर ये बाहर से पुराना टेस्ट करा के लाता है उसको भी देखा जा रहा है और उसके बाद ही प्रवेश कराया जा रहा है। थैंक यू सर। तो ये तो सीओ राजन सिंह जी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पुलिस की इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर हमारे पास में है और जो दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हें देख करके कहीं ना कहीं पुलिस और सख्त हो गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के और बिना उसके कोविड के सर्टिफिकेट के सीमाओं में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जसवीर सिंह जगह 24 न्यूज़ लक्सर। चमोली के जोशीमठ नगर के पैका गांव में सोमवार की सुबह अचानक एक बाघ ने गांव से बाजार जा रहे 70 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना लगभग सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में बाघ 2 लोगों को घायल कर चुका है, जबकि 2 लोगों की बाघ के हमले में जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार बाघ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम और वन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि वह गांव में जाकर लोगों की समस्या सुनें और उनका निराकरण करें। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अधिकारी अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निराकरण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में सरकार द्वारा जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अधिकारियों के साथ ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनवाला की ग्राम प्रधान परमजीत कौर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से गांव की तमाम समस्याओं का हल निकलेगा और अधिकारियों के गांव में आने से लोगों में भी जागरूकता आएगी। हमारे गांव में बहुत ही शिविर लग रहा है, जिसमें हमारे गांव की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तमाम शिक्षा अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी सब आ रखे हैं। हमारी नॉर्मली समस्या पहले तो सड़क की, बिजली, पानी की है, वो तो है, पर हमें कार्रवाई है ये जहाँ खनन के ट्रक चलते हैं, हमने बहुत इसका विरोध भी किया, कार्रवाई भी की, पर कुछ हुआ नहीं। शायद आज उम्मीद है कि आज कोई कार्रवाई हो वहाँ, क्योंकि गाँव वालों को वहाँ बहुत परेशानी होती है आने जाने में, जैसे गर्मी में, बरसात में वहाँ गड्ढे, पानी, इससे बहुत दिक्कत होती है। शायद यहाँ कोई कार्रवाई हो जाए आज, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी बहुत सी जनसंख्या यहाँ आए हैं गांव के, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जैसे कहीं किसी ने लेडीज़ आई थी, वो बोल रही कि हमारे घर में पानी नहीं पहुँचा इतने सालों में। बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि सारे अधिकारी यहाँ आ रखे हैं, हमने अपनी अपनी शिकायत सबने रखी है, तो शायद हमें भी कुछ आश्वासन दिया है इन्होंने कि पूरा हो जाए प्रोजेक्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की तरफ से ये योजना है कि गांव-गांव जाके एक जो पात्र व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और संबंधित विभाग उसमें हर बैठक में सम्मिलित हो और अपनी जानकारी ले, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, और हर व्यक्ति को, हर पात्र को उसका लाभ मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम हो रहे हैं और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ भी मिल जाना चाहिए। और अभी तक ये 2 ब्लॉकों में चल रहा है। समस्याएं भी सुनी जा रही है, समाधान भी हो रहा है। समाधान भी हो रहा है। 1 महीने के समय के अंतर्गत बात की गई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर सभी संबंधित विभाग आ रखे हैं। कुछ विभाग नहीं आए, उनको सूचना की जाए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।